सो दोस्तों पता है जब आप जेई की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपके सीनियर आपको सबसे ज्यादा अमेज करते हैं। आपके सीनियर सबसे ज्यादा आपको अमेज करते हैं कि यार ये कितने अच्छे लाते हैं। अभी जैसे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मैं देखता हूं, तो जो बच्चे 11th क्लास में उनको 12th वाले स्टड लगते हैं, जो 12th वाले हैं उनको जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, वो स्टड लगते हैं। एंड दे कीप ऑन सिंगिंग वेरी ग्लोरियस सॉन्ग्स अबाउट देम। ठीक है, दे कीप ऑन सिंगिंग ग्लोरियस सॉन्ग्स अबाउट देम। ये मतलब ये एक इंसान की, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि क्या कह सकते हैं इसको, मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने सीनियर्स को मतलब प्रेज करना। तो हम लोग भी ऐसे ही थे, है ना। जब मैं 11th क्लास के अंदर था, ठीक है, जब मैं 11th क्लास के अंदर था, तो हमारा जो 12th क्लास का बैच था ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। सर बोलते थे, ठीक है, सर हमें क्लास में बोलते थे कि यार जो इस बार का 12th क्लास का बैच है ना, वो देखना इतना अमेजिंग रिजल्ट देगा। तो अब देखिए 2006 में दोस्तों क्या हुआ था, जेई ने अपना पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर दिया था और मल्टीपल अटेम्प्ट्स को घटा के 2 कर दिया था कि भाई अब जेई के 2 ही अटेम्प्ट हो सकते हैं, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। 2006 में तीनों पेपर अलग अलग हुए, फिजिक्स का पेपर अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग। बट 2007 में नया नोटिस आया कि भाई 2007 का पेपर होगा 9 से 12 और 2 से 5, जो अभी तक भी होता था। 2019 का पेपर भी 9 से 12, 2 से 5 ही हुआ था। तो वो पेपर पैटर्न पहली बार 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये जनरल एनालिसिस है कि जब भी पैटर्न चेंज होता है या मेजर चेंजेस आते हैं जेई के अंदर, तो जेई का पेपर इजी आता है ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा जाति ना हो। ठीक है, तो जेई का पेपर, ताकि जेई में मतलब बच्चों के ऊपर ज्यादा जाति ना हो, राइट। तो अब भाई 2007 का पेपर हो गया, ठीक है, अनाउंस हुआ कि भाई अगस्त में होगा। अगस्त में कहीं तो पेपर शायद 8 अगस्त क्या बोल रहा हूं, 8 अप्रैल के करीब पेपर था, जितना मुझे याद है 7 या 8 अप्रैल को पेपर था। और पेपर में दोस्तों पेपर 3 घंटे का आया, है ना। अब हमारा जो सीनियर बैच था उससे बहुत उम्मीदें थी। सर बोलते थे कि यार इनमें से एक बच्चे की टॉप 10 में रैंक आएगी, फर्स्ट भी आ सकती है, ऑल इंडिया रैंक 1। तो हम लोग बहुत अमेज्ड थे। और मैंने बताया था ना आप लोग को अनुनाद थी, तो अब अनुनाद में जो सीनियर बैच था ना हमारा, उनकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज 88, 87 ऐसे चलती थी। अब हम गरीबों की तो बोर्ड में 85% आई थी, पता ही आप लोगों को, हम गरीबों की तो बोर्ड में 85% आई थी। तो 87, 88 तो हम सोचते थे कि भाई ये तो भगवान है, ये तो भगवान के 8वें 9वें अवतार है ना। और 3 बच्चे थे जिनकी बहुत अमेजिंग आती थी, फिर थोड़ा सा गैप था। तो फिर हम लोगों को लगता था कि यार ये जो 4th 5वीं रैंक वाला ना, ये हमारे जैसे है ना। मतलब यार देखो आप क्या करते हो, देखो जब भी आप किसी चीज को देखते हो, मतलब जैसे कोई, मतलब आप किसी कैरेक्टर से रिलेट करते हो या किसी स्टूडेंट से रिलेट करते हो, तो मैं अपने आप को उन बच्चों से रिलेट करता जो 76-77% लाते थे। ठीक है, मैं उन बच्चों से कभी रिलेट नहीं कर पाता था जो 87-88 लाते थे। तो 3 बच्चे थे जिनकी 85 से ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज चल रही थी। मैं उनका नाम भी ले सकता हूं। एक बच्चा था विवेक झुंझुनवाला, एक था, यार नाम मैं भूल रहा हूं, जिसकी 25 रैंक आई थी इवेंचुअली, है ना। बट विवेक झुंझुनवाला का मेरे को इसलिए पता है क्योंकि ही टुक कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी बॉम्बे एंड ही वाज माय इमीडिएट सीनियर। ठीक है, तो उनका मुझे पता था। तो अब एग्जाम हुआ। अब एग्जाम का दोस्तों जो पैटर्न था ना, वो पता है बहुत अलग आया था इस बार। मैं आप लोगों को पैटर्न बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई जो इसमें 3-4 सेक्शन आए थे। तो पहले सेक्शन में 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसका एक आंसर होगा। 3 मार्क्स पॉजिटिव थे, 1 मार्क नेगेटिव था। सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन असर्शन रीजन के थे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इस तरह के। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में 2 पैराग्राफ्स थे। पैराग्राफ क्वेश्चंस क्या हो गए दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, हर पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन थे। और सेक्शन 4 में 3 क्वेश्चन थे जो मैच द कॉलम थे। अभी भी सिमिलर सा ही पैटर्न आता है, कुछ इंटीजर अभी इंट्रोड्यूस हो गए, राइट। तो टोटल मिला के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल मिला के 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 3, 22 क्वेश्चंस थे। एक सब्जेक्ट में 22 क्वेश्चंस थे, 3 सब्जेक्ट में 66 क्वेश्चंस थे। तो अब ये पैटर्न है ना, देखिए 180 मिनट्स में 66 क्वेश्चंस है। ये थोड़े से जेई के हिसाब से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि जेई के क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, राइट। अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही था कि यार पेपर टफ आएगा। अब क्या हुआ, अनाउंसमेंट होता है, संडे को पेपर हुआ, है ना। हमें कोई आइडिया नहीं था, ना हमें किसी सीनियर ने बताया था,
ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी भाई, हमें ये था कि बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मतलब बहुत अच्छा करने वाले हैं, और हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों कितने हैं। और ये ट्रेंड मुझे पता था, कोटा के अंदर ये ट्रेंड है कि भाई 5 बजे पेपर खत्म, फटाफट से आंसर की बनती थी, टॉपर्स को बुलाया जाता था, उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछे जाते थे। तो हम अगले दिन मंडे को जब क्लास में गए ना, तो एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ बहुत अमेजिंग खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ही जाते हैं ना, आपको पता है र्यूमर्स, तो र्यूमर्स उड़ रही है कि विवेक झुंझुनवाला, मतलब 486 मार्क्स का पेपर था, मैं आप लोगों को बताता हूं, 486 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और देखना दोस्तों, कॉन्फिडेंस देखना, मेरा कॉन्फिडेंस देखना, मेरा कॉन्फिडेंस, आपको पता चलेगा, मजा आएगा। 486 में से 414, एक बच्चा बोलता कि 414 मार्क्स आ रहे हैं विवेक भैया के 486 में से। मैंने कहा इतने तो आ ही नहीं सकते ये तो। फिर मैंने पता क्या बोला, अरे हट, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये पता जिसने भी र्यूमर फैलाई है ना, उसने सिंपली पता है क्या किया है, उनकी रेजोनेंस की क्यूमुलेटिव परसेंटेज ली, उसको 486 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मार्क्स आए वो बोल दिए। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने मानी नहीं ये बात, ठीक है, और उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, तो मैंने मानी नहीं ये बात कि भाई 414 आउट ऑफ 486 बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन था। भाई जेई का पेपर है, ठीक है, 2006 के अंदर जब 500 नंबर का पेपर था, तकरीबन 540 552 नंबर का पेपर था, मुझे अच्छे से याद है। 552 नंबर का जब पेपर था ना दोस्तों, तो भाई 400 में तो टॉप 10 में रैंक आ गई थी, 400 में तो टॉप 10 में रैंक आ गई थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल गलत खबर है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिनाइल में चला गया मैं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैंने कहा ये तो झूठ है। ठीक है, फिर कोई बच्चा बोल रहा हो कि और एक भैया है बंसल क्लासेस के अंदर है, उनके 440 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा पगला गए हो क्या भाई, 486 में से 440, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, पता है तो हद हो गई है। तो अब जब तक पता आप देख नहीं लेते ना, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता। फिर एकदम से हम लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में अनाउंस होता है कि आज कोई क्लासेस नहीं होंगी, आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट है। और सरप्राइज टेस्ट में क्या था कि जो जो सिलेबस हम लोगों ने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है जेई के अंदर, उसको हम लोग आपके लिए पेपर की फॉर्म में लेके आए, और आप तकरीबन 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोग 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इससे दो चीजें पता चली, एक कि भाई हमारा 250 नंबर की प्रिपरेशन हो चुकी है, आउट ऑफ 486 250 नंबर की प्रिपरेशन हो चुकी है। और दूसरी बात ये, सरप्राइज टेस्ट था, सरप्राइज टेस्ट में परफॉर्मेंस थोड़ी रैंडम ही आती है। ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग रूम में बिठाया गया, केवल P1 बैच का टेस्ट हुआ है, मैं P1 में था। ठीक है, और ये टेस्ट मुझे बाद में बताया गया कि इसलिए होता था ताकि ये चीज देखी जा सके, ये चीज देखी जा सके कि इस साल के बच्चों में कितना टैलेंट है। और फिर मुझे बाद में पता चला कि जब 2006 का पेपर कंडक्ट किया गया था हमारे सीनियर बैच का, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके बेसिस पर सर को यह पता चला था कि अच्छा हमारा जो 2007 वाला बैच है वो बहुत अच्छा है। मैं 2008 वाले बैच का था, 2007 वाला बहुत अच्छा बैच है। अब टेस्ट हुआ, फिर हम लोग सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई टेस्ट होने वाला है, हमें पास 15 मिनट का टाइम था। हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो आज तो सच्चाई पता चल जाएगी सबको। एक मिनट यार, ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, एक मिनट। ओके, हेलो 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 हेलो, ओके, ऑडिबल। सो अब मुझे फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, अब तो सच्चाई पता चल जाएगी सर को, क्योंकि हमारे जो टॉपर्स थे ना, जो 90% लाते थे, वो तो सब खुश हो चुके थे। ठीक है, मैं पिछले 2 टेस्ट में फर्स्ट रैंक ला रहा था, बट कैसे 75% लाके, 76% लाके। ठीक है ना, हम गरीब लोग जब ये लाते थे, हमारे सीनियर ये लाते थे। ठीक है, तो 10-11% का फर्क था, तो हमारे जैसे गरीब लोगों की सच्चाई का पता चलने वाला था। तो फिर भी हमने अपने आप को इस तरह से शांत किया कि देखो बेटा, है तो रिलेटिव, सब चीजें रिलेटिव थी। और उस समय आपको पता ही है मेरे साथ एक और प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटली आई वाज नॉट एट ऑल टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज। मेरे दिमाग में बार बार यही चलता था कि यार इन सब में क्या रखा है, जो जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए था वो तो मिला नहीं, हेड बॉय तो बने नहीं। मेरे जीवन में तो यही चल रहा था उस समय। ठीक है, क्योंकि ये बीच में हुई चीज, जेई का पेपर बीच में हुआ, माता पिता ने बाद में बताया मुझे, मतलब मुझे मेरी मम्मी ने बाद में मुझे मोटिवेट किया था, बट ये पेपर उसके बीच में हो गया था, तो ये स्टोरी उसके बीच की है। तो अब 2007 का पेपर आ गया सामने। अब क्या होता है ना दोस्तों,
किसी भी अच्छे बच्चे में ये खास बात होती है ना, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लोगों की तबीयत खराब है, आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाओगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आपको मिलेगा ना, एकदम से कॉन्सेंट्रेशन तो आ ही जाता है, एकदम से कॉन्सेंट्रेशन तो आ ही जाता है, ठीक है ना। फिर उस समय एकदम से ये रियलाइज नहीं होता कि आपके जीवन में कितनी परेशानी चल रही है, आप जीवन में कितने परेशान हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको एकदम से हिट नहीं करती है, ठीक है। तो अब पेपर आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से हो चुका था कि सब लोग दूर दूर बैठे थे। ओएमआर हम लोग को मिली हुई थी, 3 घंटे का टाइम मिला कि भाई देखो 6 घंटे में 486 का पेपर करना है, तो 3 घंटे में 250 का करना है, तो हमें पेपर मिल गया। अब मैंने केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट किया, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। केमिस्ट्री के अंदर मैंने 45 मिनट्स लिए। जनरली मैं 40 मिनट्स के लिए प्लान आउट करता था, बट मैंने 45 मिनट्स लिए, थोड़ा सा मेरे को सही लगा पेपर। फिर मैंने फिजिक्स का पेपर किया, फिजिक्स मेरा 60 मिनट में हो गया। मेरे को लगा कि यार, मैं पता है जब केमिस्ट्री का पेपर कर रहा था ना, मुझे ये लगा अंदर से कि यार ये पेपर कुछ ईजी लग रहा है, हाँ, मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि यार ये पेपर ईजी लग रहा है, ठीक है। और मैंने नहीं, किसी और ने पूछा सर ये 2007 का ही पेपर है क्या? मतलब बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जेई का पेपर इतना ईजी हो सकता है। तो उन्होंने पूछा सर ये जेई का पेपर ही है, कहीं आपने हमें दूसरा पेपर तो नहीं दे दिया कि भाई जो संडे को पेपर होने वाला हो हमारा, वो पेपर आप लोगों ने हमें दे दिया हो, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि यार तुम चुपचाप बैठ के पेपर दो, हमें थोड़ी पता है, हम तो इन्विजिलेटर है, हम तो पेपर बांटने वाले, हमें जो दिया हमने दे दिया, ठीक है। तो फिर हमने पेपर करना चालू किया। क्वेश्चन सारे नए लग रहे थे, तो फिर ये था कि भाई हाँ ठीक है तो जेई का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर हुआ, फिजिक्स का पेपर हुआ। फिजिक्स के पेपर के अंदर भी दोस्तों भाई पूरे सही हो रहे, मतलब लगातार क्वेश्चन बनते जा रहे, ठीक है। फिर मैंने सोचा भाई मैथ्स में तो पक्का कुछ ना कुछ कैच होगा, ठीक है। फिजिक्स का पेपर मैंने 60 मिनट में खत्म कर दिया, टोटल 100 मिनट हो गए थे, 80 मिनट्स बचे हुए थे। मैंने बोला मैथ्स का पेपर दो, ठीक है। तो अब मैथ्स का जो पेपर हुआ ना दोस्तों, मैथ्स के अंदर मैंने देखा पहला क्वेश्चन सही, दूसरा सही, तीसरा सही, मैथ्स में सारे ही हो गए मेरे से। मैंने कहा यार ये क्या पेपर आया यार, 2007 का, पक्का 2007 का पेपर है गए। मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, मैंने जितने भी जेई एडवांस पैटर्न के टेस्ट दिए थे, पहले क्या जेई मेन तो होता नहीं था, सारे पेपर हमारे जेई एडवांस पैटर्न के ही होते थे। तो जेई एडवांस पैटर्न के जब मैंने टेस्ट दिए तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो अब तक का सबसे इजी पेपर है जो मैंने दिया है, अब तक का सबसे इजी पेपर है जितना मैंने रेजोनेंस के अंदर दिया था, ठीक है। तो अब हो गया, आंसर की मिली, आंसर की मैच कर रहे थे। उसके बाद देखो क्या हो, वही माहौल होता है, पता ही है आपको, अब इसका ऐसा कैसे, इसका ऐसा कैसे, इसका कैसे कैसे, इसका कैसे ऐसे, ये तो इजी पेपर है, ये तो इजी, ये दुनिया भर की बातें डिस्कस होने लग गई, ठीक है। तो ये सब चीजें डिस्कस हो रही थी। अब फिर हमारी क्लास में सर आए, हम लोगों ने अपने मार्क्स लगा लिए थे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपने मार्क्स बताऊंगा, ठीक है। हम लोगों ने अपने मार्क्स लगा लिए थे सब लोगों ने, ठीक है। और सर ने फिर बताना स्टार्ट किया, हाँ अभिषेक कटियाल नाम था उसका, उस बंदे का, कि भाई हमारे हाईएस्ट आ रहे हैं 414 एक बच्चे के। तो इसका मतलब ये जो खबर थी ये सही थी। सेकंड हाईएस्ट आ रहे हैं 404 और थर्ड हाईएस्ट आ रहे हैं 401। ये तीनों बच्चे हमारी उम्मीद है कि टॉप 25 में आएंगे, ये सर ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया। और ये बच्चा टॉप 10 में भी आ सकता है, ये बच्चा टॉप 10 में आ सकता है, ठीक है। दोस्तों ये स्टूडेंट जो था ना, ये वाला ये एक्सपेक्टेड था कि टॉप 10 में आएगा, बट ये बोला जाता है कि भाई टॉप 50 के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, कंटेंडर, वो कभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, एग्जाम के दिन पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, मगर वो टॉप 50 से बाहर नहीं जाते। तो ये बंदा था जो टॉप 10 में आने लायक था, अभिषेक कटियाल, इसका नाम था अभिषेक कटियाल। इसकी जितना मुझे याद है या तो 25 रैंक आई थी या 33 रैंक आई थी, विच इज ऑल्सो गुड, है ना यार, अपने लेवल पे तो बढ़िया ही है यार, समझ रहे हो, 25 या 33 जो भी बढ़िया है। ये बंदा जयपुर का था, रमन शर्मा नाम था शायद इसका, रमन करके, 20 रैंक इसकी आई थी इवेंचुअली, इसकी 14th रैंक आई थी, विवेक झुंझुनवाला, ठीक है। तो इन तीनों के डिस्कस कर रहे थे। अब क्या होता है ना, इसके अराउंड फिर स्टोरीज बनती है, ठीक है ना। और देखना दोस्तों मजा आएगा आपको यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है। फिर स्टोरीज बताई सर ने कि यार देखो तुम इन बच्चों को देखो, ठीक है। मैंने इन बच्चों को, ये दोनों तो कोटा सेंटर पे थे, ये जयपुर सेंटर पे था, इन दोनों बच्चों को कभी भी किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्ट में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने इन दोनों को, हमेशा पढ़ते रहते थे। इनमें से ये है ना, ये सर के घर पे रहता था, ये सर के घर पे नहीं रहता था, ये बंदा सर के घर पे नहीं रहता था बाहर का, मगर सर के घर पे नहीं रहता था। इसने मुझे बताया मुंबई में जाके, जब मैं अगले साल मुंबई पहुंचा ना, आईआईटी मुंबई, तब मैंने इनसे पूछा कि सर कि यार आप तो मतलब वहां पे क्या फर्स्ट नेम से बोलते हैं, तो मैंने पूछा विवेक यार आप आरकेवी सर के घर पे क्यों नहीं रहते थे? तो उन्होंने बोला यार देख मैं गेमिंग करता था, ठीक है,
तो मेरे को क्या है वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। अब मैं सर के घर पे वीडियो गेम खेलता तो यार अच्छा नहीं लगता उनको, तो क्या है मैं नहीं करता, तो इसलिए मैं सर के घर पे नहीं रहता था। मैंने कहा ओ ये बात है, हमें तो कुछ और बताया था सर ने। हमें तो सर ने ये बताया था कि आप तो पूरे दिन पढ़ते रहते थे और मतलब दिन भर मतलब बिल्कुल किताबों के बीच में रहते थे। हमें तो ये बताया था। यार ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो मतलब कभी किया नहीं मैंने। मैं तो खूब गेम वगैरह सब खेलता था। मैं तो 10-10 रुपए में जाके इंटरनेट में 1-1 घंटा गेम खेलता था। अच्छा इसलिए आप सर के घर पे नहीं रहते थे? मैंने ही पूछा। ठीक है यार एक बात ये सही है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब मैं भटक गया था थोड़ा सा। ये बंदा जब फर्स्ट रैंक पे चल रहा था ना, ये बंदा सेकंड थर्ड रैंक पे इसीलिए था, इन्होंने जो बताया। ऑब्वियसली देखो बाद में तो कुछ भी हो सकता है, बाद में किसी भी तरह का एनालिसिस हो सकता है। तो ये बंदा बोलता है कि यार मैं 2-3 महीने के लिए भटक गया था और मैंने मतलब थोड़ा सा अपने आप को गेम में कुछ ज्यादा तल्लीनता से लीन कर लिया था, तो इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी और इस वजह से, बट फिर बाद में मैंने कैचअप कर लिया था और मैं बाद में सही में जैसा सर बोल रहे थे ना वैसे ही पढ़ता था, पूरे दिन भर पढ़ता था। हमें एक रूम दे रखा था रेजोनेंस के अंदर ही, और वहां पे सारी चीजें होती थी। ठीक है तो अब है ना, अब बता रहा हूं दोस्तों मेरे कितने मार्क्स आए थे। ठीक है तो अब देखो, अब इसने ये चीज बोली कि भाई ये चीज है ना। अब सर ने पूरा बांध दिया मैं कि भाई ऐसे ऐसे करते थे। अब दोस्तों पता है जब ऐसी स्टोरीज बताई जाती है ना, जैसे मैं भी कुछ आपको स्टोरीज बताता हूं, तो आप ये सोचते हो अच्छा ये तो मेरे अंदर नहीं है, अच्छा ये भी मेरे अंदर नहीं है, अच्छा ये भी मेरे अंदर नहीं है। तो ऐसे सोचो कि उन्होंने 10-15 कैरेक्टरिस्टिक बताए, 15 के करीब कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उसमें से 7 या 8 मेरे अंदर नहीं थे। समझ रहे हो? जैसे ये कभी भी मतलब स्कूल ना जाके हमेशा अपनी कोचिंग पे ध्यान देते थे, अपन तो स्कूल जाते थे। ठीक है ना, कभी भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं था लाइफ में। मैंने कहा हमारी लाइफ में तो है। ठीक है तीसरा मतलब जो ये चीज थी कि भाई ये दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। अब 10 से 12 घंटे शायद पता नहीं मैं भी पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, बट मेरे को रियलाइज कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं 10-12 घंटे पढ़ा हूं। ठीक है तो ये चीज भी नहीं थी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी जो मेरे अंदर नहीं थी। जो चीजें थी अच्छी वो ये थी, सारी क्लासेस अटेंड करते थे, सारा होमवर्क कंप्लीट था, ये सब चीजें मेरे अंदर थी। तो अब फिर ये सारा डिस्कशन हुआ, सर ने बताया कि यार ये बेस्ट बैच था हमारा, अब तक का सबसे बेस्ट बैच था। उस समय तक दोस्तों जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था इतनी अच्छी रैंक्स कभी नहीं आई थी। सो दिस वाज द बेस्ट रैंक उस समय तक जो इनकी आई। मेरे टाइम पे जब मेरी रैंक आई थी तो 18th रैंक, 24th रैंक और 42 रैंक, ये 3 रैंक थी टॉप 50 में। ये मेरी रैंक थी, ये जयपुर के बच्चे थे दोनों। ठीक है अब मेरे से फिर सर ने क्लास में पूछा कि भाई क्या क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है तो एक बच्चा था, अभी देखो मैं ना तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई सर के कितने नंबर थे, है कि नहीं, तो मैं बताता हूं। ठीक है एक बच्चा था विशाल करके। ठीक है इसके 89% मार्क्स आए। समझ रहे हो 89% इसके मार्क्स आए 250 में से, मतलब 89% आप निकाल लो, 217 या 220 ऐसे कुछ, तो 220 या 221 ऐसे कुछ तो नंबर आए इसके, मतलब ऐसे समझ रहे हो, ऐसे कुछ तो इसके नंबर आए। इसने बताया अपने मार्क्स कि, और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, मैं भी आऊंगा कभी। ठीक है एक ये बच्चा था, एक बच्चा था मधुकांत करके। ठीक है ये सब रियल नेम्स हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल लोग हैं। ये आज की तारीख में IAS है, ये आज की तारीख में IRS है, सब बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, बस मैं ही आप लोगों के बीच में हूं। तो 89%, इसके 87% आई थी। ठीक है फिर एक बच्चा था सविन गोयल जिसकी इवेंचुअली 95 रैंक आई थी। ये बच्चा था, ये अभी US में है, इसकी 95 रैंक आई थी, इसका 86% स्कोर था। फिर थे आपके सर, मेरी 85% मार्क्स थे। ठीक है मेरे 85% मार्क्स थे। 85% में जितना मुझे याद है शायद 78 के करीब मेरे केमिस्ट्री में थे, 80 के करीब या इसमें 75 था, ऐसा कुछ तो था, 80% शायद फिजिक्स में थे और 95% मैथ्स में थे। ठीक है और मैथ्स में मेरे हाईएस्ट थे, इन सबको मिला के मैथ्स में मेरे हाईएस्ट थे। मैथ्स का पेपर फिर भी रिलेटिवली थोड़ा सा टफर साइड पे था, पर फिर भी मेरे 95% आ गए थे। ठीक है तो ये मेरा रिजल्ट था। अब ईमानदारी से बताओ ना, सर को विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब जो हमारे सर थे ना, उन्होंने मतलब हम चारों को बुलाया, हम 4 लोग थे, पता ही आपको ड्रिल,
हम गए, 4 पेटीज पड़ी थी, बहुत अच्छा सॉस पड़ा हुआ था, जैसा सॉस कैंटीन में मिलता था ना उससे बहुत बेटर क्वालिटी का सॉस वहां पे पड़ा हुआ था। अब अपना फोकस पेटीज पता ही है आपको लाइफ में, ठीक है। और वो सॉस को मैंने देखा, वो सॉस बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया वाला सॉस है, ठीक है। और 4 पेटीज पड़ी हुई थी सर के पास, 5वीं पेटीज थी। सर ने वहां सोफे लगा रखे थे, हम लोगों को बिठाया और पहला स्टेटमेंट, चीटिंग की है क्या? मैंने कहा, मैंने अंदर से सोचा रही तो बेइज्जती हो रही है, तो मतलब हमारे पोटेंशियल पे भरोसा ही नहीं है सर को, मतलब ये तो यार ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सर ने पूछा, इंडिविजुअली एक एक बच्चे से बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैं कोटा गई था, सर भी कोटा गए थे, ठीक है। तो मेरे लिए शायद मेरे हिसाब से कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर था सर को, तो उन्होंने मेरे को बोला तेरे सही में इतना आएगा, है ना, सही में इतना नंबर आएगा। मैंने कहा हाँ सर, रिजल्ट आपके सामने ही है, OMR आप देख लो, ठीक है। और सर को पता है विश्वास कैसे हुआ, हम चारों के ही अलग अलग जगह पे मार्क्स थे, अलग अलग जगह पे मार्क्स थे, समझे क्या आप लोग। अब पॉइंट ये है कि हमारे सब लोगों के अलग अलग जगह पे मार्क्स थे, मतलब मेरे मैथ्स में अच्छे थे, इन तीनों के ही फिजिक्स में बहुत अच्छे थे। अब देखना दोस्तों, दुविधा देखना, फिजिक्स में हमारे 80 थे, इनके तीनों के फिजिक्स में 95% मार्क्स थे, और हमारे सर पढ़ाते थे फिजिक्स। इन तीनों के फिजिक्स में अच्छे हैं, तेरे फिजिक्स में अच्छे क्यों नहीं है, अब बताओ। तो मैं तो मन में यही सोच रहा था, ये तो यार ये वाली बात हो गई कि कुछ भी रिजल्ट में कुछ खराब चीज ढूंढ लो और उसको लेके मजे ले लो बच्चे के। मैं तो ये सोच रहा था, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्वियसली सर का इंटेंट था कि मतलब वो कि भाई वो फिजिक्स में मेरे को इंप्रूव करे, बट फिजिक्स पता ही आप लोगों को दोस्तों, मेरे को कभी ऐसे विजुलाइज नहीं हुआ यार कि मतलब रोलिंग हो रही है तो कैसे हो रही है। मेरे को कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब यार देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 80% आप ला रहे हो तो बहुत अच्छी फिजिक्स हो गई, बट ये प्योरली एक प्रोफेशनल कल्चर था। प्रोफेशनल मतलब कि भाई मुझे करना है इसलिए मैंने कर लिया। और मेरा मैकेनिक्स वाला पार्ट अच्छा था, मैकेनिक्स वाला मतलब बस रोटेशन में थोड़ी गड़बड़ थी, बाकी मैकेनिक्स वाला क्योंकि मैथमेटिकल होता है तो इवेंचुअली मेरे को 11th के जो रिवीजन हुआ था ना उस टाइम पे फील आ चुकी थी, तो मेरे 80% आए। सर खुश नहीं थे सर, क्योंकि इन तीनों का सर ने देखा भाई तीनों के ही 90% से ऊपर मार्क्स थे, मेरे 80% ही थे। तो सर ने बोला देख अगर तू यहां पे 10% ले आएगा ना तो तू पता है टॉप 10 में आ सकता है। अब मेरा भी इतना दिमाग तो चलता ही था कि सर मेरे को भी पता है कि अगर मैं 10% ले आऊंगा तो मैं इसमें आ जाऊंगा, बट ये बोलना बहुत आसान है। जैसे मैं बोलता हूं ना, देखो बहुत सारे बच्चों को मैं भी बोलता हूं आज की तारीख में कि यार तुम इस सब्जेक्ट में इतना इंप्रूव कर लो तो तुम सोचो टॉप 10 में आ सकते हो। ये मेरे हिसाब से बच्चे को भी पता होता है, बट नहीं होता यार, क्या करें, मतलब इट इज ईजियर सेड देन डन। किसी बच्चे की कुछ स्ट्रेंथ होती है तो होती है, उस स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छा किया, है ना। मतलब ये भी तो आर्ग्यूमेंट होता है ना फिर कि सर अगर मैं इसको 90% करके इसको 85% कर दूं तो बात तो एक ही है, बट ऑब्वियसली ये सब चीजें बोल नहीं सकते। और सेकेंडरी रीजन ये भी था कि अगर मैं ये सब चीजें बोलता तो फिर मेरे को मतलब क्या पता सर डांटते और फिर पेटीज ना खाने देते। लाइफ में पेटीज भी तो खानी थी, तो पेटीज खाते खाते सर मुझसे ये बात कर रहे थे, ठीक है ना। और सर बोलते मैं, फिर सर का दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर पता है जब तक मेरी आधी पेटीज खत्म हुई ना, तब तक सर ने समझ लिया कि बेटा इसका इंटेंट है पेटीज खाना। तो फिर सर ने फिर क्या है दूसरे लोगों से बात करना चालू कर दिया, मैं आराम से पेटीज खा रहा था। तो अब पॉइंट समझ गया ना दोस्तों। तो पॉइंट यार देखो लाइफ में देखो पेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आप लोगों के लाइफ में भी कुछ ना कुछ होगा। जो भी फूडी होता है ना, मैं फूडी हूं, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन करता है। आप लोग देखते हो प्लस क्लास में भी मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूं, तो वो चीज अलग चीज थी। बट एनीवे ये तो एक मतलब जोक का पार्ट है। मेरी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चली रही थी, ठीक है, आपको पता ही है वो चीज। तो जो ओवरऑल मेरा असेसमेंट था ना जेई 2007 को लेके, वो ये था कि यार पेपर इजी था, है ना, और अब तक का सबसे इजीएस्ट जेई पेपर था। सब जगह पता, न्यूज वगैरह सब जगह यही चल रहा था कि लाइक इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट जेई पेपर्स ऑफ ऑल टाइम। तो जेई पता है 2005 तक 2 स्टेजेस में होता था, एक होती थी स्क्रीनिंग, एक होता था मेन। स्क्रीनिंग जैसा पेपर आया था, होने में ये मेन पेपर था मगर ये स्क्रीनिंग जैसा आया था। स्क्रीनिंग क्या इजी आता था, तो स्क्रीनिंग जैसा पेपर आया था, सब लोग का ये असेसमेंट था। और मैं अपने आप को ये सोच रहा था कि यार, और मतलब एक होता है ना आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और थॉट मगर नेगेटिव चलते थे उस समय मैंने बताया था ना आपको, नेगेटिव थॉट चलते थे। तो मेरे दिमाग में ये चीज थी यार ये 3 लोग मुझसे ऊपर कैसे। मैं ये नहीं सोच रहा था कि भाई
मेंटली आप बिल्कुल बेस्ट ऑफ दी कंडीशन में नहीं हो, फिर भी आप 85% लाए हो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार, ये 3 लोग मेरे से ऊपर कैसे निकल गए, मतलब ये 3 लोग ऐसे नहीं था कि मेरे से हमेशा ऊपर रहते थे, नहीं रहते थे। 12th क्लास में बिल्कुल अलग सेट ऑफ टॉपर्स निकल के आए थे, और इसमें से विशाल राज, मैं और सविन गोयल, ये तीनों कंसिस्टेंट टॉपर थे, जो आगे आपको पता चलेगा। बट मैं ये सोच रहा था यार, ये मैं तो 4th रैंक पे हूं, ठीक है। सर के अनुसार हमारा बैच इतना अच्छा नहीं है जैसा 2007 का है, ठीक है। उसमें भी मैं 4th नंबर पे हूं। अगर मैं इस साल का जेईई का पेपर देता तो मैं 4th आता, और 4th तो कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब 4th का मतलब यहां पे इतने नंबर तो हमारे आते नहीं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर अलग होता है। यहां तो हम अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में दे रहे थे, तो इससे ज्यादा नंबर आ गए, सीधी सी बात है। ज्यादा नंबर इसलिए आए क्योंकि हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में दे रहे थे, रोज इसी कोचिंग क्लास में बैठते हैं, रोज इन्हीं डेस्क पे बैठते हैं, रोज यही पेन पेंसिल यूज करते हैं, रोज इन्हीं इन्विजिलेटर्स को देखते हैं। तो इन सब चीजों के अंदर, इन सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी 89% आई थी, मतलब 85%, तो कोई खास बात नहीं थी। मतलब मैंने ये चीज सोची, वही होता है ना, देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर नेगेटिविटी चल रही है तो आप नेगेटिव साइड ही सोचोगे, अगर पॉजिटिविटी चल रही है तो आप ये सोचोगे यार देखो हम 85% कर लिए, इनके 85% हमारे भी 85% है, हम इसका मतलब टॉप 25 के कैंडिडेट, हम ये भी सोच सकते हैं। मगर हमने क्या सोचा कि सर ये बोलते हैं कि भाई ये बैच तो गधा है, और गधों पे भी अब 4थे नंबर के गधे, समझ रहे हो। तो 4थे नंबर के गधे का क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है, टॉप 100 में तो रैंक आ ही नहीं सकती। ये मैंने उस समय अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई मेरी टॉप 100 में रैंक नहीं आ सकती, इतने ईजी पेपर में मैं 85% ही ला पाया, ठीक है। और ये इट इज टोटल गेम ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। उस समय आप लोगों के दिमाग में क्या चीजें चलती है, ठीक है। समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात। राइट। सो दोस्तों, ये आज की स्टोरी थी। उसके बाद क्या हुआ, देखो 2007 का पेपर दिया, घर गया मैं, घर में पूरे टाइम में नेगेटिव ही था दिमाग में, तो दिमाग में सब नेगेटिव ही चल रहा था कि यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, 85% सब गई भाड़ में, ठीक है। पेटीज खाली, अच्छी बात है, बट दिमाग में ये चीज चल रहा था घर आने के बाद वापस से कि यार हेड बॉय क्यों नहीं बना, समझ रहे हो। बस वही छोटी छोटी चीजें चल रही थी कि कैसे एम्बैरस हो गए थे। फिर उसके बाद मम्मी से बात हुई गई थी, मम्मी ने मोटिवेट कर ही दिया था, तो लाइफ में कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। सो अब दोस्तों अगली वीक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मैं रिजल्ट में काफी नीचे आ गया, मैंने बताया था आपको कि मैं टॉप 20 के बाहर चला गया था, हाउ डिड आई लाइक पिन माई सेल्फ अगेन इन दी टॉप 10 रैंक्स, एंड हाउ आई वॉज एबल टू कैच अप इन द रिजल्ट। सो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वाला एपिसोड भी बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मेरा सिंपल इंटेंट है, यू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ठीक है। तो मेरी मिस्टेक से आप लोग लर्न कीजिए,